बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ मच ऑफ आर इनपुट टैक्स इज़ एडजस्टेबल। इसकी डिटेल्स में जाने से पहले पहले हम एक ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्स टैक्स के कैलकुलेशन में आप सबसे पहले अपना आउटपुट टैक्स बना लेते हैं। ये डेफिनेटली हम कैसे बनाते हैं, हम अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है उसके साथ, तो हमारा आउटपुट टैक्स बन जाता है। अब हमारे पास जितनी भी परचेजेस हैं उससे हम इनपुट टैक्स बनाते हैं। सो आपकी परचेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी परचेजेस को आपने फिर देखना होता है सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक। और सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक आप किन प्रोविजंस को वॉच करते हैं वो हमने पढ़ी है, विच इनपुट इज़ एडजस्टेबल। और इसमें वो सारी प्रोविजंस थी, यानी कि कौन कौन से टैक्स रेट नॉट अलाउड हैं, टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिन करते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन इनएडमिसिबल हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के केस में मुझे क्या करना होता है। जब ये मैं कर चुका होता हूँ तो एक्चुअली मैं क्या कर चुका होता हूँ, मैं एक्चुअली ये कर चुका होता हूँ कि इन सारे इनपुट टैक्सेस में जो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए फ्रॉम 1 to 6, इसमें से मैं आइडेंटिफाई कर चुका होता हूँ कि भाई ये वाला इनपुट टैक्स मैं नहीं मान ले सकता क्योंकि सेल्स टैक्स लॉ ने अलाउ नहीं किया हुआ, इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है, ये वाला इनपुट टैक्स भी नहीं लिया जा सकता। तो सिर्फ ये वाले इनपुट टैक्सेस हैं जो मैं क्लेम कर सकता हूँ, सो दे विल मूव फॉरवर्ड। और ये जो हमने निकाल दिए, ये हमने किन प्रोविजंस को ऑब्जर्व करके इनको निकाला था कि विच इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल। वो जो हमने चार सेक्शंस देखे हैं उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड है, वगैरह वगैरह। अब जब ये हमारे पास इनपुट टैक्सेस आ गए सारे के सारे, सो लेट्स से 10, 20, 10, तो ये 40 बन गया। अब ये जो 40 का इनपुट टैक्स है इसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में नाम दिया हुआ है कि हाउ मच इज एडजस्टेबल। अब हम इस वीडियो में ये समझने लगे हैं कि जब मैं अपने सारे इनपुट टैक्सेस वो वाले ले आता हूँ जिनको मैं माइनस कर सकता हूँ, तो फिर इसके ऊपर क्या लिमिट लगानी है मुझे, जो मैं फिर अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकूँ। वो जो लिमिट है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ मच ऑफ इनपुट इज एडजस्टेबल। Sales tax law says कि adjustment of input tax is limited up to 90% of output tax। आपका आउटपुट टैक्स का 90% इज़ द लिमिट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि आउटपुट टैक्स, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स एज्यूम कर लूँ कि इट इज़ 1000, तो फिर मुझे अब इसके ऊपर एक लिमिट लगानी है दैट इज़ 90%। तो 90% इसका कितना बनेगा, 900। 900 इज़ द लिमिट। अब अगर मेरा इनपुट टैक्स इज़ 40, तो ओके इट कैन क्रॉस दिस बैरियर इजीली, और हम 40 को यहाँ पे माइनस कर सकते हैं 1000 में से। और अगर मेरा इनपुट टैक्स है लेट्स से 400, तो अगेन इट इज़ विद इन द लिमिट, येस आई कैन सब्ट्रैक्ट इट। और अगर ये है 1400, तो नाउ इट इज़ अबव द लिमिट, लिमिट इज़ 900, तो मैं सिर्फ 900 ही माइनस करूँगा। ये 1400 अब पूरे का पूरा मैं माइनस नहीं कर सकूँगा इस 1000 में से। ठीक है। ये जब टोटल कर चुके हैं, ये तीन डिफरेंट सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर 1 में मैंने कहा कि लेट्स से जो मेरी यहाँ पे फिगर बनी है वो 40 है। सिनेरियो नंबर 2 में मैंने एज्यूम किया कि लेट्स से यहाँ पे जो फिगर बन रही है दैट इज़ 400। और सिनेरियो 3 में मैंने कहा कि लेट्स से ये फिगर 900 बन रही है, सॉरी 1400 बन रही है। यहाँ पे जो फिगर है वो 1400 बन रही है सारे इनपुट टैक्सेस क्लियर करने के बाद। तो फिर अब लिमिट देखेंगे, लिमिट इज़ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। नाउ ये जो लिमिट है इसके ऊपर सेल्स टैक्स लॉ ने मज़ीद क्लैरिफिकेशन एक ये दी है कि ये जो लिमिट है ये लिस्टेड कंपनीज ऑब्ज़र्व नहीं करेंगी और फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी ऑब्ज़र्व नहीं की जाएगी। यानी अगर आपकी परचेजेस में कहीं कैपिटल, ये दोनों अलग अलग हैं। लिस्टेड कंपनी तो किसी भी किस्म की परचेज हो, चाहे वो फिक्स एसेट की हो, चाहे वो नॉर्मल परचेजेस हो, या कोई भी आइटम जिस पर उसने इनको इनपुट टैक्स पे किया और फिर उसको टैक्सेबल सप्लाई बनाने में इस्तेमाल कर लिया, तो वो उसके ऊपर ये 90% की लिमिट नहीं लगेगी। और फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स के केस में भी
नहीं लगेगी। तो फिक्स्ड एसेट्स वाली प्रोविजन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो लिस्टेड कंपनी होना ज़रूरी नहीं है, वो बस फिक्स एसेट्स के ऊपर हमने अप्लाई नहीं करनी, पूरे का पूरा इनपुट टैक्स हम माइनस कर सकते हैं। इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ अबव और रिफंड कैन बी क्लेम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। नाउ इस पॉइंट नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तरह हमें कुछ बिजनेस सिनेरियो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले वो क्लैरिफाई करता हूँ, फिर जब हम ये प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट सिनेरियोज ले रहा हूँ। लेट्स से एक बिजनेस है, उसका आउटपुट टैक्स हमने बनाया, बल्कि आउटपुट टैक्स को हम बाद में देखते हैं। एक एक बिजनेस है जिसने कुछ परचेजेस किए 100 के, दिस इज बिजनेस 1। बिजनेस 2 ने भी 100 की ही परचेज की, बिजनेस 3 ने भी 100 की ही परचेज की। अब इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस प्रोसेसेस अप्लाई किए और अपनी फिनिश गुड्स बनाई। ये जो फिनिश गुड्स बनी, लेट्स से इस बिजनेस के अंदर वो 1000 की बन गई, 1000 रुपए की फिनिश गुड्स बन गई यहाँ पे। जो बिजनेस 2 था उसके केस में लेट्स से इट इज़ 500 कर लेते हैं, यस 500 की बन गई जो फाइनल प्रोडक्ट थी हमारी। और जो बिजनेस 3 था इसने 120 की फिनिश प्रोडक्ट बना ली ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनका सेल्स टैक्स का वर्किंग बनाकर दिखाओ, तो वो आप कैसे बनाओगे, वो आप कैसे करोगे? आप पहले बनाओगे आउटपुट टैक्स। वो कैसे वर्कआउट होगा? 1000 का 17%, तो इट विल बी 170। फिर आप बनाएंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आप बनाएंगे 100 का 17%, तो इट विल बी 17। ये जो 17 है इसके ऊपर मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, विच इज़ 90% ऑफ माई आउटपुट टैक्स। नाउ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स यानी कि आपको अपनी A170 का 90% वर्कआउट करना होगा, तो इट इज़ 153। तो अब इसके ऊपर जो लिमिट लग रही है दैट इज़ 153। तो 17 इज़ ओके क्योंकि इस लिमिट के अंदर अंदर है। तो मैं 170 में से जो फिगर माइनस कर सकता हूँ वो कौन सी है? वो 17 की है। तो इट इज़ 153। जब मैं माइनस करूँगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 153 इज़ द सेल्स टैक्स पेएबल। दूसरे बिजनेस पे आ जाइए आप, बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन होगी और 500 के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे 17%। ठीक है, सो 500 के ऊपर आप 17% फाइंड आउट करें तो इट इज़ 85। सो 85 इज़ द आउटपुट टैक्स और इसी तरह 17 इसका इनपुट टैक्स बनता है क्योंकि 100 की ही परचेज है। अगेन मुझे लिमिट अप्लाई करना है। सो लिमिट अप्लाई करूँगा, अगेन मैं कैसे करूँगा? मैं 85 का 90% फाइंड आउट करूँगा, तो इट विल बी 76.5। सो लेट्स से इट इज़ 76, द लिमिट इज़ 76। तो 17 इज़ ओके, हम माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 85 में से 17 को माइनस कर लेंगे, तो इट विल बी 68। तो 68 इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। तीसरे केस में आइए, तीसरे केस में क्या होगा कि आप अगेन आउटपुट टैक्स पहले फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 120 आपकी सेल्स है, इसका 17% जो कि सेल्स टैक्स का रेट है, तो 120 का 17% हम फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ 20। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया। माई इनपुट टैक्स इज 17 क्योंकि 100 की ही परचेज है। अब मैंने क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो 20 का जिस वक्त मैं 90% बनाऊंगा तो इट इज़ 18। सो अगेन इट इज़ विद इन द लिमिट, सो 18 इज़ द लिमिट। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ 20 में से 17 इज़ ओके, तो 3 अब मैंने पे करना है। अब ज़रा आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, वो ये कि सेल्स टैक्स पेबल इसका ज़्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे भी कम।
इनपुट टैक्सेस आप ऑब्जर्व करें, तीनों केसेस में सेम है, लेकिन जो आउटपुट टैक्स है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ उससे कम और यहाँ सबसे कम। आउटपुट टैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स के ऊपर। नाउ ये जो सेल्स टैक्स पेएबल है, अगर अब आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करें इन दो चीज़ों को, कि यार ये जो सेल्स टैक्स पेएबल है ना, ये ये क्या है? अगर मैं इन दो फिगर्स का डिफरेंस निकालूं तो इट इज़ 900, और अगर मैं 900 का 17% बनाऊं तो वो कितना आ जाता है? 900 का 17%, तो इट इज़ 153। ये पड़ा है 153। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों का? इसको 400। इसका अगर मैं 17% बनाऊँ तो इट विल बी 68। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 20 का अगर मैं 17% बनाऊँ तो इट विल बी 3। सो आई हैव इट हियर। ओके, सो अब जो पॉइंट है समझने का वो ये, कि ये जो सेल्स टैक्स पेएबल बनता है ना, सेल्स टैक्स पेएबल, अब ये ज़रा ध्यान से समझ लें, ये बस आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस, जहाँ से फिर हमें टॉपिक समझ आना शुरू हो जाएगा। वो ये कि सेल्स टैक्स पेएबल जो बनता है वो डिफरेंस इन परचेज एंड सेल प्राइस से बनता है। यानी आपका जो सेल्स टैक्स पेएबल है वो एक्चुअली इसका ये चीज़ है, और ये बेसिकली क्या है? इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। 900 का वैल्यू एडिशन किया इस बिजनेस ने, 400 का वैल्यू एडिशन किया इस बिजनेस ने, 20 का वैल्यू एडिशन किया इस बिजनेस ने। जैसे जैसे अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो वैल्यू एडिशंस होते हैं टू योर प्रोडक्ट, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सेल्स टैक्स पेएबल भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वैल्यू एडिशंस कम होते जाएंगे सेल्स टैक्स पेएबल भी कम होता जाएगा। और अगर मैं एक इससे आगे एक इंतहाई बिजनेस एक ऐसा एज्यूम कर लूँ जो 100 की प्रोडक्ट खरीदता है और 101 रुपए की बेच देता है, तो अब इसका आउटपुट टैक्स अगर हम वर्कआउट करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 17 पॉइंट समथिंग परसेंट आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स भी 17 ही होगा, पूरा पॉइंट समथिंग होगा आगे। और अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा, यानी तो वो दैट विल बी जो जो कि 90% होगी मेरे आउटपुट टैक्स का। तो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स यानी कि मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अगर बनाऊँ 101 इसका 17%, तो ये मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 17.17। ठीक है जी। और 17.17 का अगर मैं वर्कआउट करूँ 90%, तो इट इज़ 15.45। तो अब जो यहाँ लिमिट है वो 15.45 है। तो अब ये लिमिट से ज़्यादा हो गया ना मेरा इनपुट टैक्स। तो अब अगर बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशंस बहुत कम हो, ये पॉइंट समझें ज़रा ध्यान से, कि अगर मेरे बिजनेस में वैल्यू एडिशंस बहुत ही कम हो रहे हैं तो उससे क्या होता है कि मेरा इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाता है मेरी लिमिट से। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसका मॉरल ऑफ स्टोरी लिख रहा हूँ कि इफ़ माय वैल्यू एडिशंस वैल्यू एडिशंस आर टू लो, then my input tax could be more than the limit। लिमिट कितनी है? वो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। उससे क्या होगा कि मैं अपने कारोबार में पूरा इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इनपुट टैक्स जो है वो हमेशा हर महीने बच जाया करेगा कुछ ना कुछ। क्यों? और रीज़न उसकी क्या होगी? रीज़न उसकी ये होगी कि मेरे वैल्यू एडिशंस आर टू लो। अब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जिस बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशंस बहुत कम होते हैं वो कहेगा भाई मेरा तो इनपुट टैक्स पूरा मुझे मिल ही नहीं रहा,
तो सेल्स टैक्स लॉ ने अब बेसिकली ये सारी कहानी आपको इसलिए बताई थी, सेल्स टैक्स लॉ ने एक आसानी दी है उन बिजनेसेस को जिनके वैल्यू एडिशंस आर टू लो, बहुत ही कम वैल्यू एडिशन जिनके होते हैं, जो बहुत कम मार्जिन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके लिए सेल्स टैक्स लॉ ने एक आसानी दी है कि अगर आपके वैल्यू एडिशंस बहुत कम हैं तो आप ऐसा करो कि जितना आपका लिमिट आपकी लिमिट थी, यानी कि 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, इससे जितना एक्सीड कर रहा था, लिमिट लेट से इतनी थी, तो जितना एक्सीड कर रहा था आपका इनपुट टैक्स, उसका रिफंड ले लो। लेकिन वो होगा ईयर एंड के ऊपर। पूरा साल आप इस इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, जितना ये एक्सेस होगा लिमिट से ऊपर जितना होगा इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। यानी जनवरी के मंथ में आपने कैलकुलेशन बनाई और कुछ एक्सेस था, तो वो जो एक्सेस था उसको कैरी फॉरवर्ड करो फरवरी के मंथ में, दोबारा से उसको अपने इनपुट टैक्स का पार्ट बनाओ। फिर अगर एक्सेस बन रहा है, आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा बन रहा है लिमिट से, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करो और इस तरह चलते जाओ। जब साल ख़त्म होगा, ईयर एंड होगा, तो आपका जितना ये कैरी फॉरवर्ड होके आएगा वो आपको क्या कर देंगे हम, वो रिफंड कर देंगे। ये प्रोविजन ऑफ लॉ अब हम पढ़ने लगे। नाउ इट सेज कि इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ अबव, यानी कि 90% से जो ज़्यादा है, कैन बी claimed subject to following conditions. In case of registered person whose accounts are audited in accordance with Companies Act, a statement of value addition less than the limit is certified by auditors. So जो भी ऑडिटर है, चार्ट अकाउंटेंट है, वो क्या करे, वो एक सर्टिफिकेट, एक स्टेटमेंट साइन करके दे कि जनाब इनके वैल्यू एडिशंस कम है। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन कंडीशन हैज़ मे बी स्पेसिफाइड बाय एफबीआर, और इसके अलावा अगर कोई और पर्सन हो तो फिर एफबीआर बताएगा कि क्या कंडीशंस पूरी करनी है, जो कि कंडीशंस आपके सिलेबस में नहीं है। एडजस्टमेंट शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस, एडजस्टमेंट जो है यानी वो जो एडजस्टमेंट है उसकी, वो ईयरली बेसिस पे होगी इन सेकेंड मंथ फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपका ईयर ख़त्म होता है 30 जून को, तो फिर 2 मंथ्स बाद यानी कि जुलाई और अगस्त, 31 अगस्त को आप ये रिफंड अपना ले सकते हैं। एफबीआर में आल्सो प्रेस्क्राइब एनी अदर लिमिट फॉर एनी पर्सन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। एफबीआर कोई और लिमिट्स लगाना चाहे तो लगा सकता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये पावर्स हैं। ऑडिटर की अब जिम्मेदारी, क्योंकि ये सारी की सारी जो एफबीआर की पॉकेट से पैसे वापस जाएंगे टैक्स पेयर को, वो अब ऑडिटर के सर्टिफिकेट पे जाएंगे। और अगर ऑडिटर ने कोई इसमें गलती की या उसमें कोई उसने वो एंकी फैंकी करने की कोशिश की, तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 20D ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस। इन केस ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिजली पे चलते हैं व्हीकल्स, और अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट कुछ कम है 8th स्केड्यूल में ना। वो 8th स्केड्यूल में रेट क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स नहीं है, बल्कि रिड्यूस रेट है। इससे क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर करोगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान खरीदेगा तो 17% से ही सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा, लेकिन जब अपनी गाड़ी बनाकर बेचेगा तो उसके ऊपर और जो ये है आउटपुट टैक्स, वो 17% से नहीं होगा बल्कि कम पे होगा। तो यकीनन उसका रिफंड बनना शुरू हो जाएगा इन सारी रीजंस की वजह से। तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि इनपुट टैक्स अलाउड शैल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स एंड नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस इनपुट शैल बी अलाउड। कि इनके केस में आपको अगर जो इनपुट टैक्स है वो सिर्फ उतना ही वापस मिल सकता है जितना आपका टोटल आउटपुट टैक्स है, उससे ज़्यादा हम इनपुट टैक्स वापस नहीं करेंगे आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो तो। इन केस ऑफ टियर 1 रिटेलर who does not integrate his retail outlet, the adjustable input tax for whole of the tax year shall be reduced by 60%. और टीयर 1 रिटेलर ने अगर अपना वो अपना सिस्टम जो है, अपने रिटेल आउटलेट यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो हमने इनकम टैक्स लॉ में पढ़ी थी टैक्स क्रेडिट्स में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को अगर वो कनेक्ट नहीं करता एफबीआर के सिस्टम के साथ, और वो टीयर 1 रिटेलर है, टीयर 1 रिटेलर की एक डेफिनेशन है जो इस बारी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है
ये होता है, ये एक बड़े लेवल का रिटेलर आप इसको समझ लें, जो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है या जिसकी कोई चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स है। तो उसकी कुछ डेफिनेशन डिटेल में दी गई है जो कि नहीं है अब आपके सिलेबस में। सो टीयर वन रिटेलर बेसिकली क्या करेगा, अपने सिस्टम को, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका जो भी इन एडजस्टेबल इनपुट टैक्स है उसको 60% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लिमिट्स जो कि एडजस्टेबल इनपुट टैक्स के केस में आपको अप्लाई करना होती हैं। यहाँ तक अब आपका कोई सवाल होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।